Hello everyone, welcome back to channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Iran and Israel. So first point is escalation between Iran and Israel. Iran reportedly launched retaliatory strike targeting both Israeli and US bases following conflict escalation in the region. तो जो एस्केलेशन मतलब जो बढ़ रहा है बिटवीन ईरान और इसराइल तो मतलब जो ईरान ने रिपोर्टेडली लॉन्च की हैं रिटेलिएटरी मतलब इन रिवेंज स्ट्राइक टारगेटिंग किसको किसको टारगेट किया है बोथ इसराइल को भी और यूएस को भी यूएस के जितने भी बेसिस थे फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन इन द रीजन विच इज़ ऑनगोइंग मिडल ईस्ट टेंशंस. Second point, trigger killing of Iranian supreme leader. The immediate cause of Iran's retaliation was the death of Iran's supreme leader, which significantly raises regional insecurity dynamics. जो ये इशू इतना ट्रिगर हुआ है रिटेलिएशन ऑफ ईरान उसका रीज़न है जो किलिंग ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर. जो इमीडिएट कॉज ऑफ ईरान रिटेलिएशन है वो है डेथ ऑफ ईरान सुपर लीडर जो सिग्निफिकेंटली रेज रीजनल insecurity dynamics. Third point, heavy casualties reported. Iranian authorities stated that over 200 people have been killed since the start of US and Israeli strikes, including senior Iranian official. तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट की गई हैं. इरानियन अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कि ओवर 200 पीपल हैव बीन मारे जा चुके हैं सिंस जब से स्टार्ट हुआ है ऑफ यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स. Fourth point, widening war dynamics. The newspaper described the situation as a part of widening war with multiple fronts and expanding involvement of regional and global powers. तो जो वॉर है वो क्यों बढ़ रहा है इसके क्या डायनेमिक्स हैं. तो न्यूज़पेपर ये डिस्क्राइब कर रहा है जो सिचुएशन एज अ पार्ट ऑफ वाइडनिंग वॉर क्योंकि उसके मल्टीपल फ्रंट्स और एक्सपैंडिंग इन्वॉल्वमेंट है ऑफ रीजन और ग्लोबल पावर्स में. 5 point, US position and diplomatic messages. According to the report, US leadership acknowledged the high stakes and stated an intention to engage in talks with Iranian leadership, albeit with caution about further escalation. जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है यूएस की लीडरशिप ने ये एक्नॉलेज किया है उसको एक्सेप्ट किया है जो हाई स्टेक्स और स्टेटेड एन इंटेंशन वो मतलब उनकी इंटेंशन क्या है कि अब वो इंगेज होंगे इन टॉक्स विद इरानियन लीडरशिप एल्बिट मतलब ऑल्दो विद कॉशन अबाउट फर्दर एस्केलेशन. 6 point, Israeli response and strategy. Israel reportedly vowed non-stop strike against Iran's leaders and military infrastructure, suggesting a prolonged and intensified conflict trajectory. जो ईरान ने इसको रिपोर्टेडली वोट किया है मतलब उन्होंने एक अफर्म अपना दिया है कि हम नॉन स्टॉप स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट ईरान्स लीडर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सजेस्ट कर रहा है एक प्रोलॉन्ज मतलब लॉन्ग एंड लास्टिंग एंड इंटेंसिफाइड कॉन्फ्लिक्ट ट्रैजेक्टरी. 7 point, impact on civilian and strategic targets. The article notes explosions and missile interceptions reported in Israeli cities with casualties including civilian and members of rescue services. तो जो इस वॉर का है तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है इम्पैक्ट ऑन सिविलियन और स्ट्रैटेजिक टारगेट. तो आर्टिकल ये नोट्स कर रहा है जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं जो मिसाइल इंटरसेप्शंस रिपोर्टेड हुई हैं इन इजरायली सिटीज़ में जो कैजुअलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सिविलियन और कुछ मेंबर ऑफ रेस्क्यू सर्विसेज. 8 पॉइंट, ग्लोबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस. Attacks on US military bases and involvement in direct confrontations signify a major escalation with international security implications affecting geopolitics beyond the Middle East. तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है ये ग्लोबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. अटैक ऑन यूएस मिलिट्री बेसिस जो अटैक्स हुए हैं यूएस मिलिट्री बेसिस और इन्वॉल्वमेंट इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो सिग्निफाई कर रहे हैं अ मेजर एस्केलेशन विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो अफेक्ट कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट. मतलब इसका इम्पैक्ट केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं रह जाएगा पूरी वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट जाएगा. The second topic is about 16th Finance Commission. First point, the 16th Finance Commission has adopted significant changes in approach and methodology, raising debates over fiscal federalism and center-state financial relation.
16th फाइनेंस कमीशन के नए चेंजेस जो हुए हैं उसमें उन्होंने अपनी अप्रोच और मैथोलॉजी में काफ़ी चेंजेस किए हैं और इससे फिज़िकल फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट के बीच पैसे का पावर बैलेंस पर डिबेट शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। मतलब कि सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, जिससे स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट रिटेन द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल pool at 41%, but concern remain about the increasing use of cesses and surcharges by the union government, which are not the part of divisible pool and reduce effective transfers. स्टेट्स का शेयर 41% पर सेम पर कनकन भी है, ठीक है। मतलब कमीशन ने डिविजिबल पूल में स्टेट का शेयर 41% ही रखा है, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन में था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेंटर सेसेस और सर चार्जेस ज़्यादा यूज़ कर रहा है और ये टैक्सेस डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए स्टेट्स को इनका शेयर नहीं मिलता और इससे रियल या इफेक्टिव ट्रांसफ़र स्टेट को कम मिलता है, चाहे 41% ऑफिशियली सेम हो। थर्ड point, the commission discontinued revenue deficit grant and most sector specific grants, signaling a shift away from compensation based physical support to state. इस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट्स और ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका मतलब है कि सेंटर अब स्टेट्स को लॉस या डेफिशिएट कवर करने के लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं देगा और ये एक शिफ्ट है। पहले कंपनसेशन बेस्ड सपोर्ट होता था और अब फोकस ज़्यादा परफॉर्मेंस और फिजिकल डिसिप्लिन पर हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, effective transfers to state as a percentage of center's gross tax revenue have fluctuated across finance commissions, and projection for 2026 to 2027 may be affected by slower nominal GDP growth and GST revenue trends. स्टेट को मिलने वाला जो एक्चुअल पैसा होता है, फॉर एग्जांपल एज परसेंटेज ऑफ सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो ये अलग अलग फाइनेंस कमीशंस में फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो ये 2026 से 27 के प्रोजेक्शन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है और जीएसटी कलेक्शन ट्रेंड अनसर्टेन है। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हुआ तो स्टेट को मिलने वाली अमाउंट भी इफेक्ट होगी। Point 5. Under horizontal devolution, the Commission modified the income distance formula by using the square root of per capita (GSDP) instead of plan income distance, reducing sharp redistribution effects. Horizontal devolution का मतलब क्या होता है? तो स्टेट के बीच पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन ने इनकम डिस्टेंस फार्मूला क्या करा है, मॉडिफाई किया है और अब प्लान इनकम डिस्टेंस की जगह पर कैपिटा GSDP का स्क्वायर रूट यूज़ किया जाएगा और इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। मतलब कि अगर रिच और पुअर स्टेट के बीच जो पैसे का गैप था वो पहले जितना शार्प नहीं रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट, द वेट ऑफ एफिशिएंसी रिलेटेड क्राइटेरिया सच एज टैक्स एफर्ट एंड फिजिकल डिसिप्लिन हैज़ बीन altered, which may affect incentive structures for better governed state. टैक्स एफर्ट स्टेट कितना टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है और फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कितना फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करता है, जिससे जैसे क्राइटेरिया का वेट अगर बदला गया है, ठीक है, तो इससे इंसेंटिव स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है। जो स्टेट अच्छा गवर्नेंस और रेवेन्यू कलेक्शन करता है उनको मिलने वाले रिवॉर्ड्स में चेंज आ सकते हैं। Seventh point, some states are expected to gain smaller and northeastern state, while other may lose, such as relatively developed state, reviving debates on equity versus efficiency in resource allocation. इससे कुछ स्टेट को फ़ायदा भी है और कुछ को नुकसान भी। जैसे एक्सपेक्टेड है कि स्मॉलर और नॉर्थन स्टेट ईस्टर्न स्टेट्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट हैं जैसे साउथ के कुछ हैं
तो उनको कुछ लॉस भी फील हो सकता है। और इससे एक बार फिर डिबेट शुरू हो गई है इक्विटी, जैसे सबको इक्वल डेवलपमेंट सपोर्ट देना वर्सेस एफिशिएंसी का मतलब जो बेटर परफॉर्म करे उसको रिवॉर्ड देना। And the last point is Article 275 of the Constitution allows for need-based grants, and experts argue that equalization transfers should continue to balance developmental disparities rather than eliminating support mechanism entirely. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 275 सेंटर को पावर देता है कि वो नीड बेस्ड ग्रांट्स दे स्टेट को। एक्सपर्ट का कहना है कि इक्वलाइजेशन ट्रांसफर्स कंटिन्यू होने चाहिए ताकि बैकवर्ड और डेवलप्ड स्टेट के बीच डेवलपमेंट गैप कम हो, और सपोर्ट मैकेनिज्म को कम्प्लीटली ख़त्म करना सही नहीं होगा।